हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में बात करी थी थोंडाई का संबंधवाद का सिद्धांत, और आज हम बात करेंगे पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, कुछ पिक्चर्स के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है अपन इस सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पावलोव का कंडीशनल सिद्धांत, या इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाई पावलोव। तो ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसके अंदर ये सेकंड सिद्धांत है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। वहीं बात करें दोस्तों, जो पावलोव हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये रसिया से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1848 को हुआ था, यानी कि 1848 में। मृत्यु हुई थी 20 फरवरी 1936 को। कार्य क्षेत्र, इन्होंने जो है मिलिट्री मेडिकल अकादमी में काम किया था। वहीं पे सेंट पीटर्सबर्ग जो विश्वविद्यालय है रसिया के अंदर, वहाँ पे ये प्रोफेसर भी रहे हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक भी क्या थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये आपको ध्यान करना है। ये व्यवहारवाद से संबंधित जो है थ्योरी यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। वहीं बात करें इन्होंने योगदान क्या क्या दिया है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, तो दोस्तों इन्होंने दो थ्योरी जो है इनकी फेमस मानी जाती हैं। एक है क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी और एक है व्यवहारात्मक रूपांतरण सिद्धांत, यानी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी। ये आपको ध्यान करना है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो इनकी फेमस है। किसके रेफरेंस में, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, और अधिगम के सिद्धांत से संबंधित काफ़ी फेमस थ्योरी मानी जाती है। अब दोस्तों हम बात करें कि जो ये थ्योरी दी है इन्होंने, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी जो है, इसको दूसरा नाम से जाना जाता है प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत भी, क्योंकि इसमें क्या किए थे, प्रयोग किए थे। तो ये आपको ध्यान करना है कि इसको क्या बोला जाता है, प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत भी बोला जाता है। प्रमुख जो पुरस्कार मिला है दोस्तों इनको 1904 के अंदर, इनको नोबल पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। और क्यों मिला था इनको, तो वो मिला हुआ था पाचन क्रिया के ऊपर। तो दोस्तों ये कुत्तों के ऊपर जो है पाचन क्रिया के ऊपर प्रयोग कर रहे थे, और वहाँ पे ये सक्सेसफुल हुए। और कहाँ कर रहे थे, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जर्मनी में कर रहे थे, जहाँ जाकर प्रसिद्ध शरीर विज्ञानी लुडविंग के शिक्षा प्राप्त की, और उनके सिद्धांत को CRCC का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जो है, इसके सिद्धांत को बोला जाता है। इन्हीं की पाचन क्रिया से संबंधित जो है इन्होंने प्रयोग किए, वो सफल रहे, तो फिर इनको क्या मिल गया, नोबल पुरस्कार जो है वो मिला था 1904 में। तो ये भी ध्यान करना है कि किस मनोवैज्ञानिक को नोबल पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है, तो आपको बताना है 1904 में। इनके सिद्धांत को CR बोला जाता है। C का अर्थ होता है कंडीशनिंग और R का होता है रिस्पॉन्स, तो CR सिद्धांत भी इनको बोला जाता है। और CC सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, यानी कि कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें दोस्तों, इन्होंने कुछ प्रमुख जो है पुस्तकें लिखी हैं, प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। तो इनमें से फेमस है एक तो द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो दोस्तों एक तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इनकी जो है प्रमुख जो है पुस्तक है। एक है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स। तो 1904 में दोस्तों कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग कर रहे थे वो इसी बुक के अंदर इन्होंने बताया है, पाचन क्रिया से संबंधित। तो दोस्तों 1904 में जो पुरस्कार मिला है वो इसी बुक के आधार पे इनको मिला था। तो ये आपको ध्यान करना है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं अब इनके प्रयोग की। अधिगम किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी किस प्रकार से सीखा जा सकता है। अधिगम का बेसिक मीन्स क्या होता है, सीखना। अधिगम होता है सीखना। तो सीखा किस प्रकार से जाता है, वो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के रेफरेंस में बताया है कि क्या होती है। तो चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ पावलोव भी बोला जाता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसको ये ध्यान करना है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो दोस्तों हमने बात कर ली कि 1904 को इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इन्होंने पाचन क्रिया की दैहिक जो विशेष रूप से अध्ययन इन्होंने किया था, और लार्मय अनुबंधन कंडीशनिंग की घटना का अध्ययन इन्होंने किया था। इसी आधार पे इनको बोला जाता है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी भी जो दोस्तों इसको बोला जाता है। ये आपको ध्यान करना है। फिर दोस्तों इस सिद्धांत के अलग अलग नाम है। ये नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, देखो दोस्तों, उद्दीपक, अनुक्रिया और साहचर्य। वहीं पे थॉर्नडाइक ने साहचर्य की जगह कौन सा वर्ड यूज किया था, तो वो किया था, कौन सा बताओ, देखो कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है कि यहाँ पे उद्दीपक यानी कि एस, ठीक है, स्टिमुलस हो गया, आर का रिस्पॉन्स हो गया, और थॉर्नडाइक ने बी का प्रयोग किया था, यानी बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। वहीं पे
पाउलो ने यहाँ पे एस का शास्त्रीय का प्रयोग किया, यानी कि एसोसिएशन का प्रयोग किया है, शास्त्रीयवाद का प्रयोग किया, ये आपको ध्यान करना है। तो इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया शास्त्रीय स्थापित होता है। तो इनके इसी कारण से इसको बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान करना है। इसके दूसरे नाम दोस्तों क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत यानी कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर टाइप एस जो है वो कंडीशनिंग बोला जाता है, एस यानी कि एस टाइप कंडीशनिंग भी इसको बोला जाता है। ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों ये जो सिद्धांत है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है और ये यूसीआर क्या होता है, ये हम एक जो है पिक्चर के थ्रू समझने वाले हैं। ये आपको समझना नहीं है। यहाँ पे चलते हैं एक पिक्चर के ऊपर। इन्होंने एक प्रयोग किया था, पहले प्रयोग को देख लेते हैं, फिर जो है अपन चलते हैं कंडीशनिंग किस प्रकार से होती है। जैसे मैं बात करूं, इन्होंने एक कुत्ते को लिया। तो दोस्तों कुत्ता काफ़ी भूखा था। एक ध्वनि नियंत्रण प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे जो है उसको खड़ा कर दिया, कुत्ते के सामने भोजन रखा। तो भोजन क्या होता है, यूसीएस बोले अनकंडीशन स्टिमुलस बोला जाता है। ठीक है, भोजन को ये ध्यान करना है आपको। और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन को देकर उसके मुंह में लार आ गई, यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है। यहाँ पे यूसीआर का मीन्स क्या होता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के 200-300 मिली सेकेंड पहले एक घंटी बजाई जाती है। यह प्रतिक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ से सीएस हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, पर कुत्ते के मुंह में लार निकलना सीआर जो है कंडीशन रिस्पॉन्स शुरू हो गया। पेवलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। तो दोस्तों ये कंडीशन जो है वो किस प्रकार से हुई, हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे एक कुत्ता था। अब कंडीशनिंग जो है, हम कंडीशनिंग की बात करेंगे कि जो अनुबंधन जो बनता है, यानी कि हम सीखने के संबंधी जो है हम किस प्रकार से जो है चीज़ों को अनुबंध कर लेते हैं, कंडीशन जो है वो बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुत्ता होता है, कुत्ते के सामने क्या रखा जाता है, भोजन। तो उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो ये जो भोजन है उसको क्या बोलते हैं अपन, यूसीएस। इसको क्या बोलते हैं, यूसीएस, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस इसको बोला जाता है। अब दोस्तों भोजन को देख के तुरंत कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई, तो इसको बोला जाता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इसको बोला जाता है यूसीआर। ये आपको ध्यान करना है। ये कब की कंडीशन है, जब कंडीशनिंग नहीं हुई। फिर दोस्तों कंडीशनिंग कब हुई, तो दोस्तों उसके बाद में कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई, जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरल स्टिमुलस बोला जाता है। तो उसने किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, अब कंडीशनिंग कहाँ होती है, कंडीशनिंग होती है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यहाँ पे होती है। जैसे घंटी बजाई और घंटी के तुरंत बाद जो है उसको क्या दिया गया, भोजन दिया गया, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस सीएस, यहाँ पे क्या होता है, सीएस दिया गया। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है, नेचुरल स्टिमुलस। तो यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे घंटी बजाई गई, फिर उसको भोजन दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है। तो किसके ऊपर कर रहा है वो रिस्पॉन्स, वो कर रहा है घंटी के ऊपर। ठीक है, अब ये प्रयोग काफ़ी बार दोहराया गया। तो जो कुत्ता था वो घंटी की आवाज़ से ही उसके मुंह में लार आ जाती थी। तो यहाँ पे यूसीआर जो हो रहा था, वो कंडीशनिंग हो रही थी, वो किससे हो रही थी, घंटी से, जो क्या था, नेचुरल स्टिमुलस। तो यही बताने की उन्होंने कोशिश की कि ये प्रयोग काफ़ी बार दोहराया गया। तो कुत्ता जो है घंटी की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह में लार आ जाती थी। ये प्रयोग दोस्तों उन्होंने फिर कई बार दोहराया। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आया जैसे उन्होंने घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है फिर वो यूसीआर जो है वो भी कम होता चला गया। ये आपको ध्यान करना है। फिर आफ्टर जो कंडीशनिंग है वो किस प्रकार से काम करती है, तो दोस्तों घंटी की आवाज़ से ही उसके मुंह में लार आ जाती थी। तो इसी को जो है क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। अब दोस्तों यहाँ पे आ रही है भोजन से और यहाँ पे आ रही है घंटी से, बस इसी को अपन क्या बोल देते हैं, कंडीशनिंग अनुबंधन सिद्धांत बोल देते हैं। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि कंडीशन किससे हो रहा है, वो कंडीशन स्टिमुलस के ऊपर ही जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ये आपको ध्यान करना है। एक और पिक्चर के थ्रू अपन इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यूसीआर वगैरह क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो यूसीएस क्या होता है, भोजन। ये हो गया भोजन। ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस इसको बोला जाता है। और यूसीआर क्या, वो लार यहाँ पे आ रही है, उसको बोलते हैं अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर नेचुरल, ये यहाँ पे कंडीशनिंग हुई नहीं तो इसको अपन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है।
फिर दूसरा कौन सा, ड्यूरिंग, यानी कि CS, घंटी बजी, फिर उसको भोजन मिल गया, UCS भोजन मिल गया, और फिर जो है UCR हो गई, यानी कि उसके मुंह में लार आ रही है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो कर रहा है। फिर तीसरी कंडीशन में क्या होती है, यानी कि फिर हम सिर्फ और सिर्फ क्या बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, CS करते हैं, कंडीशन जो है स्टिमुलस उसको देते हैं और उसी के ऊपर वो कंडीशन रिस्पॉन्स देता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी उसको बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान करना है। एक और पिक्चर के थ्रू जो है इसको समझ सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे ला रही है, लार आ रही है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, तो यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग नहीं हो रही, वहाँ पे यहाँ पे कंडीशन हो गई, और वो घंटी के ऊपर ही जो है वो डिपेंड हो गया, रिस्पॉन्स कर रहा है, और फिर घंटी की आवाज़ सुनते ही जो क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये ही हमारी लाइफ में भी होता है। जैसे आप देख सकते हो, घंटी की जगह आप पैसा देख के देखो, पैसे दिखाई दो, अपने मुंह में भी क्या आ जाती है, लार आ जाती है। हमारा जो सुख भौतिकवाद में अपन फंस गए, तो ये अपने लिए क्या है, भौतिकवाद है। कैपिटलिज्म ने हमारे साथ भी यही धोखा किया है। तो कैपिटलिज्म ने हमारे सामने क्या प्रस्तुत कर दिया, घंटी प्रस्तुत कर दी, सुख शांति समृद्धि जो है वो सारी छीन ली अपन से, तो अपन भी क्या फंसे पड़े हैं, भौतिकवाद में फंसे पड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे साथ भी सेम जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमारे साथ दोहराई जा रही है, तो ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स करने लग गया घंटी के ऊपर। अब दोस्तों अपन यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, UCS क्या होता है, UCR क्या होता है, तो आप मेरे हिसाब से जो है आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि इसमें जो क्लासिकल जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई दोस्तों। तो ये क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है, इससे संबंधित पहली जो बात बताई इन्होंने कि CS तथा UCS का समय अंतराल। तो CS क्या होता है, तो CS यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा, CS होता है घंटी और UCS होता है भोजन। तो भोजन और घंटी के बीच में जो है वो समय अंतराल किस प्रकार से होना चाहिए। यदि समय अंतराल ज़्यादा होगा तो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। तो यही इन्होंने बताया कि ये समय जो है कितना था, 0.5 सेकेंड ही था। इसी के तुरंत घंटी बजी, घंटी के तुरंत 0.5 सेकेंड बाद में उसको क्या मिल गया, खाना मिल गया। तो ये जो है कंडीशनिंग हुई। यदि एक समय अंतराल बढ़ता, जैसे हम बात करें 5 मिनट बाद जो है उसको भोजन मिलता, तो वो कंडीशनिंग नहीं हो पाती, कुत्ता जो है वो समझ जाता। तो दोस्तों यानी कि 500 मिली सेकेंड का होना चाहिए, जैसा कि हरगेनहोन ने 1988 में ये बताया था अध्ययन करके। यदि समय अंतराल इससे बड़ा या छोटा होता, ये आपको ध्यान करना है, जैसे 5 मिनट होती, तो इससे क्या नहीं होती, अनुबंधन या कंडीशनिंग की प्रक्रिया का स्थापित होना कठिन हो जाता। तो ये आपको ध्यान करना है। CS और UCS से संबंधित इन्होंने समय अंतराल को बताया कि यदि समय छोटा होता या फिर बड़ा होता तो इससे कंडीशनिंग नहीं हो पाती। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, उद्दीपन सामान्यीकरण। उद्दीपन सामान्यीकरण क्या होता है, तो दोस्तों जैसे ही कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुनाई दी, तो ऐसी ही चीज़ों के ऊपर, जैसे घंटी के कोई और भी चीज़ थी जो बजती थी, तो उसके ऊपर भी वो क्या करने लग गया था, रिस्पॉन्स करने लग गया था। तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो ये क्या होता है, यानी कि घंटी बजते ही, घंटी बजी तो वो जो रिस्पॉन्स करने लग गया। अब घंटी के समान जो और भी चीज़ें थी, जैसे कोई ढोल वगैरह हो गया, कोई घंटी, और घंटी नहीं कोई, जैसे अपन कोई बर्तन बजा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी वो क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था। तो उसका क्या मीन्स हो गया, उद्दीपन सामान्यीकरण। इसी को कहते हैं कि छात्रों के अधिगम में उद्दीपन सामान्यीकरण का प्रभाव अधिक पड़ता देखा गया है। जब कोई छात्र, जैसे छात्रों के ऊपर अपन लेते हैं, छात्र किसी शिक्षक के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेता है, तो वह ऐसी मनोवृत्ति उन सभी शिक्षकों के प्रति विकसित कर लेता है जो उसके घनिष्ठ सहयोगी होते हैं। जैसे आप एक टीचर से थोड़ी बहुत क्या करते हो, नफरत करते हो, तो जो भी इस टीचर के साथ साथ और भी टीचर रहते हैं ना, तो उनसे भी आप क्या कर लेते हो, नफरत कर लेते हो। तो यही चीज़ इसमें जो है उसी को बोलते हैं उद्दीपन सामान्यीकरण, यानी कि एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो दोस्तों हम बात करें कि जैसे जैसे अधिगम हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, तो लिए जाने वाले प्रयास जो है उसकी संख्या बढ़ जाती है। यानी कि हम प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी संख्या जब बढ़ जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति के जो मूल अनुबंधित उद्दीपक होते हैं, यानी कि ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस होते हैं, वो अन्य समान उद्दीपकों के बीच में अंतर स्पष्ट या विभेद कर लेता है। इसका उदाहरण जो है, इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया करता है। तो ये आपको ध्यान करना कि विभेद क्या होता है, तो जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद में हम जो मूल क्या होती है, यानी कि ओरिजिनल कंडीशनिंग किसके प्रति करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोल देते हैं। जैसे हम बात करें विभेद की घटना स्थापित होने के बाद कुत्ता उदाहरणतः सिर्फ
वो कितने के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा था? 1000 हर्ट्ज टोन के ऊपर ही रिस्पॉन्स कर रहा था। यदि इतना नहीं होता तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता, लाल स्राव की अनुक्रिया करेगा। ये अन्य समान उद्दीपकों जैसे 90 100 एसटी या 11100 एसटी पर अनुक्रिया नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान करना है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि एक चीज़ के ऊपर तो रिस्पॉन्स कर रहा है और एक के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो दोनों में वो क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, विभेद वो करना सीख जाता है। ठीक है, वहीं बात करें, एक होता है विलोप या स्वतः पुनर्लाभ, एक्सटिंक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस इसको बोला जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? जैसे मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे पावलो ने प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर अपन लेते हैं। जैसे पावलो ने अपने प्रयोग में पाया था कि घंटी बजाने के बाद तुरंत जो है कई प्रयासों तक भोजन नहीं दिया गया। तो अब भोजन नहीं दिया गया तो उसकी जो कंडीशनिंग हो रही थी वो भी खत्म हो गई। यानी कि धीरे धीरे कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार का स्राव कम करता जाता है। अंत में एक ऐसा भी प्रयास आता है जब घंटी बजती है परंतु लार का स्राव बिल्कुल ही नहीं होता। तो दोस्तों, कंडीशनिंग होती तो है, लेकिन हम उसको जैसे रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन नहीं देते हैं तो जो उसका स्राव यानी कि लार आना भी बंद हो जाता है। यानी कि जैसे आपके सामने केवीएस की एग्ज़ाम आ रही है, केवीएस जैसे आपने पेपर दिया और पेपर में जो है ये पेपर नहीं लगता, डेट बढ़ती चली जाती है और ये ऐसे ही घटना कई बार हो जाती है, तो आप फाइनल आप क्या सोचोगे कि ये कोई एग्ज़ाम होने ही वाली नहीं है। तो जो है आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, यानी कि विलोप हो जाता है। यहाँ पे इसी चीज़ को क्या बोला गया है? स्पॉन्टेनियस बोला गया है। ये आपको ध्यान करना है। तो कुत्ते के साथ भी यही हुआ, जो घंटी बज रही थी काफ़ी देर से और उसको भोजन मिल नहीं रहा था, तो उसका जो लार आना है वो भी बंद हो गया। तो पेवलो ने इसी को क्या कहा है? विलोप कहा है। ये आपको ध्यान करना है। जब कोई सीखी गई अनुक्रिया का विलोप हो जाता है, थोड़े समय बीतने के बाद यदि उस अनुक्रिया से संबंधित उद्दीपक को व्यक्ति को पुनः दिया जाता है, व्यक्ति पुनः उस सीखी गई अनुक्रिया को आंशिक रूप से करता पाया जाता है। ऐसे ही स्वतः पुनर्लाभ की संज्ञा दी जाती है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा, जैसे बचपन में आपने कोई घटना आपके साथ घटी हुई है, तो उन्हीं के अनुभव लेकर जो है आप पूरे जीवन भर उन चीज़ों को दोहराते हो। जैसे आपका कोई हाथ जल गया था बचपन में, तो आप जो है हमेशा आग से बचकर रहोगे। तो ये हम जो पुराने अनुभव होते हैं उन्हीं के आधार पे चलते हैं, यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे पाओलो। फिर बात करते हैं पुनर्बलन की, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? यानी कि यदि आदमी के सामने कोई स्टिमुलस नहीं रहेगा तो वो जो है वो अनुक्रिया नहीं करेगा। जैसे हम बात करें तो स्वाभाविक यहाँ पे कंडीशन जो स्टिमुलस वो क्या था? भोजन था कुत्ते के लिए। यहाँ पे कुत्ता था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था? भोजन था। तो उसके लिए वो क्या था? कंडीशनड स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक था। और यदि वो नहीं रहता तो वो जो है अनुक्रिया नहीं करता, यहाँ पे किसी प्रकार की अनुक्रिया नहीं करता। तो ये आपको ध्यान करना है। जैसे मैं बात करूं, पेवलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, जो एक किसका काम कर रहा था? पुनर्बलन का काम कर रहा था। अगर अधिगम की परिस्थिति में पुनर्बलन या यूसीएस किसी तटस्थ नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार उपस्थित नहीं किया जाए तो अधिगम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो यदि आपके सामने किसी प्रकार का कोई रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन आपको नहीं मिलता है तो फिर क्या नहीं होता? तो फिर अधिगम जो है अपन नहीं करते, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। वहीं बात करें पुनरावृत्ति एवं समीपता, रिपीटिशन एंड कॉन्टिग्यूनिटी, तो ये आपको ध्यान करना है। क्लासिकल अनुबंधन में पुनरावृत्ति एवं समीपता का महत्व अधिक है, यानी कि किसी चीज़ को हम दोहराते हैं तो उससे क्या होता है? अनुबंधन आता जाता है। हम क्या करते हैं? सीखते हैं। तो यहाँ पे पौलो कह रहे हैं कि इसमें क्या ज़रूरी है? यहाँ पे रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है। इस तरह अनुबंधन स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि CS जो भोजन था, घंटी थी और यहाँ पे भोजन था, के समय में निकटता हो। तो दोनों में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। जैसे केवीएस की एग्ज़ाम दी और केवीएस के एग्ज़ाम के तुरंत बाद जो है परिणाम आ गए और आप पास हो गए, तो आप जो है कुछ ना कुछ सीख गए कि हाँ, इसका जो है मेरे को क्या मिला? बेनिफिट मिला है। तो ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों एक जो है एग्जाम्पल यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई खाना खाकर उठ गया, खाना खाकर फ्री हुआ और दोस्तों आपकी जो है फेवरेट डिश कौन सी है? रसगुल्ला। अब वो रसगुल्ला खा रहा था, आपने तो खाना खा लिया, आप उठ भी गए हो, लेकिन फिर भी रसगुल्ला देख के तुरंत आपके मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है। तो इसी को जो है क्या बोलते हैं? स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक का सबसे बेस्ट उदाहरण है।
ठीक है। जैसे हम बात करें, कल्पना कीजिए आप खाना खाकर फ्री हुए, तभी आप देखते हैं बगल की इमेज पर आपका दोस्त मिठाई जो है वो खा रहा है। जैसे रसगुल्ला आपको पसंद है और रसगुल्लाई वो खा रहा है, तो आपको पसंद है, ये आपके मुंह में अपने आप स्वाद का क्या कर देता है, संकेत दे देती है और लार जो है स्राव आरंभ हो जाती है। आप खाने जैसा अनुभव करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 11th की बुक में अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। फिर बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माँ जब अपनी बेटी राधिका को लाइट जलाकर सुबह 5 बजे उठाती है तो कहती है, बेटा उठो, सुबह हो गई। रोजाना इस तरह जगाते जगाते एक दिन ऐसा समय आता है जब लाइट जलाते ही माँ के कहने से पहले ही राधिका उठ जाती है। ये तो आपके साथ रोज ही होता है। जैसे आप किसी अपने पापा के साथ रह रहे हो, माँ के साथ रह रहे हो, तो जो ये तो हमारे सभी के साथ होता है, ठीक है। तो ये जो है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी जो है बोल देते हैं। छोटे बच्चे को चॉकलेट दिखाने पर मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक क्रिया है, और चॉकलेट का खाली पैकेट दिखाने पर भी बच्चे के मुंह में पानी आना अस्वाभाविक अनुक्रिया है। जैसे आप रोड के ऊपर चल रहे हो, रोड के ऊपर कोई कागज पड़ा है जो सफ़ेद चमक रहा है और सिक्का प्रतीत हो रहा है, अपन को क्या दिख रहा है, सिक्का दिख रहा है, तो उसके पास अपन जाकर उठाते हैं तो पता चलता है वो तो कागज़ का छिलका है। तो ये भी क्या है, स्वाभाविक, हमको लगता तो है वो सिक्का है, लेकिन वो क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया अपन हमारे साथ होती है। तो ये आपको ध्यान करना है। बच्चे को चॉकलेट दिखाते हैं तो वो क्या सोचता है कि स्वाभाविक है, चॉकलेट खाली पैकेट दिखाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई हम इस सिद्धांत को क्यों पढ़ें, इससे क्या मिल रहा है अपन को। यहाँ बात करें शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। तो दोस्तों, एक तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है, स्वाभाविक विधि बताता है। हमारे सामने जो टारगेट होते हैं उसी के ऊपर अपन क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अतः यह बालकों को शिक्षा देने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, ये आपको ध्यान करना है। यह सिद्धांत बालकों की अनेक क्रियाएं, जैसे जिस प्रकार के बालक एक्टिविटीज़ करते हैं वो असामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है। तो यह आपको ध्यान करना है। यह सिद्धांत बालकों में सामाजिकरण या सोशलाइजेशन इसको बोलते हैं, वातावरण से उनका सामंजस्य, यानी कि वो कनेक्टिव रह पाते हैं किससे, इन्वायरमेंट से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान करना है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों में बहस संबंधी यदि किसी प्रकार का उसमें फियर है या डिसऑर्डर होता है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसे रोगों का उपचार किया जा सकता है, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, कोई बच्चा जो है दिमाग में परसेप्शन बना लेता है कि भूत वगैरह होते हैं, तो हमारे सामने जो है क्या हम उसके डर को जो है निकाल सकते हैं उससे वास्तविक चीज़ों को दिखाकर, यह आपको ध्यान करना है। तो इससे डर भी दूर किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये तो आपके साथ भी होता होगा, बहस संबंधी जो रोग होते हैं हमारे अंदर भी हैं। जैसे कहते हैं ना, जो गॉड एंड घोस्ट क्रिएटेड बाय कैपिटलिज्म, ये किनके द्वारा बनाए गए हैं, गॉड एंड घोस्ट क्रिएटेड बाय कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद ने ये सब चीज़ें बनाई है। यानी कि दोस्तों आज भी जो है आप दोनों चीज़ों से डरते हो, गॉड से भी डरते हो और घोस्ट से भी। तो दोस्तों बचपन में आपने भूतों की कहानियाँ सुनी होंगी, फिल्में देखी होंगी, वही चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाता है कि भूत तो होते हैं, बल्कि आपने कहानी सुनी है उसका किसी प्रकार का, यानी कि दिमाग में क्या बन गया, परसेप्शन बन गया। तो दोस्तों गॉड जो है उससे भी नहीं डरना चाहिए। अब दोस्तों गॉड और घोस्ट दोनों अपोजिट हैं, या तो घोस्ट से डरो या फिर गॉड से, अपन दोनों से डरते हैं। भाई गॉड तो अपनी सुरक्षा करेगा ना, उससे क्यों डरना है। तो ये आपको ध्यान करना है। तो हमारे साथ भी आज तक भी ये चीज़ें घटित होती हैं, क्योंकि हमने क्या बना लिए, परसेप्शन बना लिए हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि ऐसे जो है हम उन चीज़ों को, यदि हम वास्तविक चीज़ से हम क्या करें, कुछ ना कुछ वास्तविक चीज़ देखें तो वो डर अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जो है भूत से डर रहा है और उसको जो है कोई आदमी सामने दिखाए कि जिस भूत से तू डर रहा है वो तो ये आदमी था, यही आपको डरा रहा था, तो उसका डर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान करना है। वहीं बात करें समाज मनोविज्ञान के विद्वानों के अनुसार इस सिद्धांत का समूह है के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आपको ध्यान करना है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं इस सिद्धांत के बारे में, कि इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार यानी कि उनका गुड बिहेवियर जो है वो डेवलप किया जा सकता है। उत्तम अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन जो है वो डेवलप किया जा सकता है तथा भावना का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत के विषयों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है कि उनमें जो थिंकिंग जो है, चिंतन की आवश्यकता नहीं है, जैसे सुलेख और अक्षर विन्यास। तो ये आपको ध्यान करना है। क्रो जो है इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं। इसके अंदर महोदय क्या बताते हैं कि संबंध सहज क्रिया जो है आधारभूत सिद्धांत है जिस पर अधिगम निर्भर करता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आपने स्कूल में, जैसे आप यदि 90s के बच्चे हो तो आपने देखा होगा पहले मार कूट के जो है वो टीचिंग देते थे, तो अपन मारने से जो है वो सीख भी जाते थे। तो ये जो है अपने आप में क्या है, अधिगम का एक अच्छा खासा प्रयोग है यहाँ पे।
तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमने बात करी पावलोव के सिद्धांत की। अब दोस्तों पावलोव के अलावा दोस्तों हम इसमें देखते हैं वॉटसन का एक प्रयोग जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जैसे गांव के खेतों में जानवरों से फसल की रक्षा के लिए अपन क्या लगाते हैं, बीजुका या पुतला बनाया जाता है, जिससे बीजुके को किसान समझकर पशु भाग जाता है। यह हुआ बीजुका जो पशु में भगाने में सहायक है। ये क्या है, अपने आप में असहायक अनकंडीशन स्टिमुलस है। और स्वयं किसान जो है जो पशु को भगाता है वह किसान स्वाभाविक उद्दीपक है। तो ये जो है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, ये रहा खेत में लगाते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, बीजुका। अब कोई जानवर आ रहा है तो वो क्या दिखेगा कि कोई ना कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो रहा है, अनकंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे देखने को मिलता है। छोटे बच्चों को चींटे, जैसे हम बोलते हैं भाई बच्चे को डराते हैं ना, वो चींटी खा जाएगी तेरे को, वो आबू खा जाएगा, तो अपन डराते हैं बच्चों को। तो ये अपने आप में क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक से डराते हैं, तथा बालक को चींटे की अनुपस्थिति में खाने वाला लोगों से भी अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो डरा देते हैं। यानी कि बच्चे में जो है कई बार तो अस्वाभाविक चीज़ों से भी डर स्थापित हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान करना है। फिर बात करते हैं दोस्तों, इसी रेफरेंस में वॉटसन ने भी एक प्रयोग किया था, किसके ऊपर, खरगोश के ऊपर। खरगोश के ऊपर और बच्चे के ऊपर किया था, जिस बच्चे का नाम था अल्बर्ट। तो ये अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया गया था, ये भी अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे ये अल्बर्ट था, अल्बर्ट के सामने एक चूहा दिखाया गया, तो चूहे से वो उसको प्यार हो गया और चूहे के ऊपर वो हाथ फेरने लग गया। अब खरगोश के जो बाल होते हैं वो काफ़ी मुलायम होते हैं, बच्चे को काफ़ी मज़ा आने लग गया। वहीं पे दोस्तों उसका जब भी वो हाथ फेरता था तो कुछ ना कुछ आवाज़, डरावनी आवाज़ जो है वो निकाली जाती थी। तो बच्चा जो है जब भी हाथ फेरता डरावनी आवाज़ आ जाती, तो वो क्या है, उससे डरने लग गया। तो उसमें फियर रिस्पॉन्स हो गया, यानी कि यूसीआर वहाँ पे देखने को मिला। और फाइनली क्या हुआ, वो जब भी खरगोश को देखता तो वो डरने लग गया। तो ये क्या है, ये इसी का क्लासिकल जो है इसी का सिद्धांत का एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो दोस्तों वॉटसन तथा उनकी पत्नी रेना ने अल्बर्ट 11 महीने का था के ऊपर प्रयोग किया था। उन्होंने उसको खेलने के लिए खरगोश दिया। जब अल्बर्ट ने खरगोश को छुआ तब बालक को आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन वॉटसन ने कुछ समय पश्चात उसके साथ एक डरावनी ध्वनि पैदा की और इस क्रिया को उसने बार बार दोहराया। जब जब अल्बर्ट उस खरगोश के हाथ लगाता, इसका परिणाम यह हुआ कि अब डरावनी ध्वनि के न होने पर भी अल्बर्ट उस खरगोश को देखकर डरने लग गया। यानी कि जब भी पहले वो हाथ फेर रहा था, लेकिन जो आवाज़ है कंडीशनिंग करने लग गए वहाँ पे आवाज़, यानी कि हाथ फेरता था तब भी डरावनी आवाज़ आने लग गई। फाइनली ये हुआ कि वो खरगोश को देखकर ही डरने लग गया। अब अल्बर्ट ना केवल खरगोश से बल्कि ऐसी सभी चीज़ों जो नरम तथा कोमल बालों वाली, जैसे कि रुई के गोले आदि से भी डरने लग गया। तो ये किसका प्रयोग है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक अच्छा खासा प्रयोग है जो वॉटसन ने 1920 में किया था 11 महीने के बच्चे अल्बर्ट के ऊपर। यहाँ पे जो है लिटिल अल्बर्ट का जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हो। पहले प्यार कर रहा था, फिर आवाज़ निकाली गई, यानी कि फियर रिस्पॉन्स उसमें यूसीआर डेवलप हो गया। फिर क्या हुआ, जब भी उसको जो लाउड नॉइज सुनाई देती थी, डरावनी आवाज़ आती थी चूहे को देखकर, तो उसमें डेवलप हो गया क्या, फियर रिस्पॉन्स, यानी कि यूसीआर करने लग गया। और एक समय ऐसा आया तो वो चूहे को देखकर ही तुरंत क्या, डरने लग गया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि पहली पिक्चर में वो प्यार कर रहा है, दूसरी में आवाज़ और चूहे को देखकर, यानी कि उसके यहाँ पे क्या हो गया, यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स वो करने लग गया, डरावनी आवाज़ निकलने लग गई चूहे को देखकर। तो दोस्तों एक समय आ गया चूहे को देखकर ही वो डरने लग गया, और जब भी वो टेडी बियर को भी देखता था तो उससे भी डरने लग गया। ठीक है, तो वो जो है उसमें क्या हो गया, यूसीआर डेवलप हो गया। जैसे हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। राजू खिड़की के पास खड़ा था, अचानक तूफान आया, बिजली चमकी और तेज कड़कने की आवाज़ हुई। राजू शोर सुनकर उछलने लगा तथा रोने लगा। इस घटना के कुछ समय पश्चात वापस इस तरह की आवाज़ आने पर राजू डर कर रोने लगता है। तो दोस्तों ये कईयों में जो होते हैं, जैसे एक आदमी था, जैसे वो लिफ्ट में चढ़ा, जैसे सलमान खान के साथ भी ये घटना हुई है। तो दोस्तों वो लिफ्ट में एक बार बंद रह गया था और लाइट चली गई तो लिफ्ट में रुक गए। तो दोस्तों जब भी वो लिफ्ट में जाते हैं ना तो उनको अब डर लगने लग जाता है। तो ये अपने आप में क्या है, इसी का है, यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो होने लग गया, परसेप्शन दिमाग में क्रिएट हो जाता है। तो ये अधिगम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी चिकित्सक सफ़ेद कोट में आकर किसी बालक को इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी भी सफ़ेद कोट पहने वाले व्यक्ति को देखते
देखते ही भय की अनुक्रिया करता है, यानी कि डॉक्टर जैसा कोट कोई भी पहन ले फिर उसी से बच्चा फिर डरने लग जाता है, क्योंकि उसने पहले क्या कर लिया, परसेप्शन क्रिएट कर लिया, उसके साथ वो कनेक्टिव जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो डेवलप उसके हो गई है, तो वो अब वाइट कोट से ही डरने लग गया। अब फाइनली दोस्तों लाइन से जो है हम इसके जो है वो यहाँ पे शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखते हैं। ये दोस्तों केवीएस में पूछा गया कि यानी कि जो जितने भी सिद्धांत हैं उनके एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों में क्या होता है, एक तो आदत जो है डेवलप, हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है, रुचियाँ अभिरुचियाँ अभिवृत्तियों आदि का समुचित विकास जो है हम कर सकते हैं इस सिद्धांत के थ्रू। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकरणों को सीखने में अनुबंधित अनुक्रिया का इस सिद्धांत का जो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, ये आपको ध्यान करना है। पहले दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आदत डेवलप कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट है वो डेवलप कर सकते हैं, उसका जो हॉबीज़ हैं वो डेवलप कर सकते हैं, और उनकी जो अभिवृत्तियाँ हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं। वहीं पे इस सिद्धांत से बच्चों को कभी ऐसे शब्द ना कहें जिनसे उनके मन में क्या आ जाए, घृणा आ जाए, कुंठा आ जाए, तो वो जो है उनसे अपन इन चीज़ों को सिखा सकते हैं। बुरी तथा अवांछित यानी कि उनमें जो लत लग जाती है वो भी अपन इनसे कम कर सकते हैं। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियाँ दूर करने में सहायक हैं। अब दोस्तों टीचर ही डरेगा तो वो बच्चे को उसका डर कैसे निकाल सकता है, तो जो है इस सिद्धांत के थ्रू जो है अपन क्या कर सकते हैं, डर जो है बच्चों से निकाल सकते हैं। वहीं पे साहित्य तथा असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए उपयोगी। अब दोस्तों कई बार आपने स्कूल में देखा होगा एक टीचर होता है, तो टीचर से काफ़ी बच्चे डरते हैं, ठीक है, कि ऐसे पूछ सकते हैं टीचर, वो खड़ा करके मेरी इंसल्ट कर देंगे, तो ये जो है आप उनके साथ दोस्त बनकर जो है वो उनका डर निकाल सकते हो। तो ये अपने आप में एक सिद्धांत ऐसा है जो अपन को काफ़ी सहायता करता है टीचिंग के अंदर। यह सिद्धांत चरित्र निर्माण यानी कि जो कैरेक्टर होता है उसमें डेवलप जो है वो किया जा सकता है, ये आपको ध्यान करना है। अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने में भी उपयोगी है, यानी कि हम जिस प्रकार का उनके साथ व्यवहार करेंगे, यानी कि फेमिलियर हो जाएंगे, तो जो उनका दृष्टिकोण है, परसेप्शन है हमारे प्रति बदल जाएगा। इस सिद्धांत को सुलेख और अक्षर विन्यास का अभ्यास कराया जाता है, ये आपको ध्यान करना है। भाषाओं को सीखने तथा सिखाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे हम कई बार देखा होगा इंग्लिश से काफ़ी भयभीत रहते हैं कि इंग्लिश तो बहुत टफ है, तो हम जब धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि किसी प्रकार का कोई डर नहीं, तो हम उसको सीख जाएंगे। शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपको ध्यान करना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वदर्शी सामग्री जो है वो किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है, तो ये किस पे है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। पाउलो का सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन, ठीक है, रिसेप्टिचुअल जो है वो सिद्धांत के ऊपर बल देता है। तो ये रिपीटेशन जो है हमने बात करी थी। डमरू पर बंदर या भालू का नाचना इसी सिद्धांत का उदाहरण है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार मेले वगैरह लगते हैं और ये जो सर्कस दिखाने वाले आते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डमरू बजने के ऊपर बंदर या भालू नाचता है, तो इसी सिद्धांत के ऊपर जो है वो कंडीशनिंग जो है कर लेते हैं, किसके ऊपर, डमरू के ऊपर, यानी कि उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई जाती है और फिर वो नाचने लग जाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत बालकों में उचित व्यवहार और उत्तम अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का तथा भावना का विकास करता है, ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों ये पावलो का सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट होता है। किस प्रकार का वीडियो लगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जो है आप हमें बता सकते हो। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।